नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पे। तो एक नया दिन और एक नई सुबह, और आज की सुबह भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस, है ना। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लगी तो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना, पर इतना भी तेज मत कर लेना कि कुछ मैं इंपॉर्टेंट बताऊं और उसे बिना सुने ही आगे बढ़ जाए। ठीक है। तो आज जो डेट है वो है 10 जून 2026। तो देखिए, हम क्या करेंगे। आज थोड़े से आर्टिकल ज़्यादा हैं। ठीक है। यूजुअली 5-6 होते हैं, आज 7 आर्टिकल्स हैं। ठीक है। कुछ इसमें से आपके लिए वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो डिफेंस का कोई एग्जाम हो, चाहे वो आपका पीसीएस का एग्जाम हो, आपको पता है कि दो चीज़ें आपको डेवलप करनी ज़रूरी है। ठीक है। पहली चीज़ है कि आपको ये देखना है कि मेरा जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें मैं कौन कौन से पॉइंट्स जो है मुझे याद रखने हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो वो भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। जो भी पॉइंटर्स होंगे मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ है जो आपके सेकंड पेपर के लिए, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या है, वो है आपके मतलब कि सेकंड पार्ट ऑफ द एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड दैट इज ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में क्या है ना, लास्ट में मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। दो क्वेश्चंस तो होंगे आपके, जो आपके पेपर 1 के लिए होंगे, जिसमें हम मतलब कि करंट अफेयर्स बेस्ड ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और एक, अगर कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या पीसीएस की कर रहा है, तो उसके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया। ठीक है। चलिए, अब देखिए जरा। पहले मैं क्या करता हूँ, इन सारे के सारे आर्टिकल्स का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम डीप में इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है। इंडिविजुअली फिर एक एक आर्टिकल देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। पहला जो यहाँ पे आर्टिकल है, क्या है कि आपको पता है कि वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज लंग कैंसर। ठीक है। अब क्या है कि ये जो लंग कैंसर है ना, इसको पहले से ही डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक तरीका निकाल लिया है। ठीक है। उस तरीके के बारे में ही हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे आर्टिकल में बात करेंगे। और कैसे हम इस मतलब कि अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, तो फिर एक मतलब ड्रग के बारे में भी बताया है, जिसे यूज कर कर हम लंग कैंसर के केसेस को कम कर सकते हैं। 75% का इसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है। तो जो भी है इस आर्टिकल में, बाकी हम जब डीप में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब देखो जरा, नेपाल एंड इंडिया की यहाँ पे बात करी गई है। आपको बताएं, नेपाल और इंडिया के बीच में 3 पॉइंट्स को लेकर टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहता है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ था, रिसेंटली जो है वहाँ की डेलीगेशन, नेपाल की डेलीगेशन इंडिया के अंदर आई थी। ठीक है। और यहाँ पर काफी बातचीत हुई, बट हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने सिर्फ ये टॉपिक इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है, उनको मैप के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा, और हम उन्हें देखेंगे कि वो 3 पॉइंट्स जो है वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद, अभी आपको पता है कि म्यांमार की भी डेलीगेशन मई एंड में हमारे इंडिया में आई थी। ठीक है। डेलीगेशन क्या मतलब कि वहाँ के प्रेसिडेंट ही हमारे इंडिया में आए थे। और प्रेसिडेंट भी वो है, आपको पता है मिलिट्री coup हुआ था 2021 में, उसके बाद चीज़ें जो है वर्स हो गई थी। वेस्टर्न कंट्रीज जो है उन्होंने टोटली बाइकआउट कर दिया था, डिप्लोमेटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। बट इंडिया का जो मतलब कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो उसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है कि हमारे लिए क्यों म्यांमार इंपॉर्टेंट है और क्यों हम उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज और ट्रेड के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ना, आपको पता है कि हमारे देश में क्या होता है, जैसे जेई होता है। ठीक है। जे डबल ई का एग्जाम होता है। उसमें ये देखा गया कि हर एक अंडर ग्रेजुएट की सीट पर 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्पीट कर रहे होते हैं। बट उसके बाद भी जब एंट्री मिल जाती है तो उनको क्या फेस करना पड़ता है, फैकल्टी की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ये द हिंदू का डेटा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आरटीआई डाली। ठीक है। आरटीआई में जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे, उन्होंने क्या किया, उनसे उनकी जो वैकेंसी है,
उनके बारे में डेटा मांगा तो ये पता चला कि 35% जो सीट्स हैं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिसमें 50 से 60% सीट्स जो हैं वो खाली पड़ी हैं टीचर्स की। तो उसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, इसे हम पढ़ेंगे। फिर चाइना का रोल जो है इंटरनेशनल ऑर्डर में वो इंक्रीज होता जा रहा है। अभी हमें देखने को मिल रहा है चाइना के जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक टाइज है, डिप्लोमेसी है, वो इट इज एट पीक राइट नाउ। क्यों? पिछले 5 से 6 महीने के अंदर ये देखा गया कि यूएनएससी के जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं वो अपनी हाई लेवल डेलीगेशन के साथ प्लस अपने यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, सीईओ के साथ चाइना को विजिट करते हैं। ठीक है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि चाइना किस तरीके से अपने डिप्लोमेसी के पीक पे है। उसी के अराउंड ये पूरे का पूरा आर्टिकल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब क्या है, एक नई जनरेटिव एआई की टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है माइथो कैलास। तो इसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है कि कैसे ये थ्रेट बन चुका है वर्ल्ड की साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज है जो आज से पहले किसी भी एआई में हमें नहीं देखने को मिली। तो उसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, हम देखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये तो 5 लाइन का आर्टिकल है। ठीक है। इसमें क्या है कि अभी क्या है आपको पता है सैजिटेरियस के बारे में, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसमें से किस तरीके से हीट निकल रही है। ठीक है। वो पिछले 5 साल के डेटा को देखकर डिटेक्ट किया। ठीक है। तो उसी के अराउंड ये पूरा पूरा आर्टिकल है। आर्टिकल क्या, 5 लाइन है। मुझे तो बस इसलिए बताना है क्योंकि यहाँ से आपको कुछ पॉइंटर्स देने हैं मुझे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले 30 सेकंड लगेंगे, ये भी सुन लो। आपके लिए लेक्चर्स आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली बेसिस पे हम डाइवर्स टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। साथ ही साथ इसकी वजह से आपको पर्सनालिटी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है। आप भी डिबेट कर पाएंगे, आपके पास भी न्यू पॉइंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई भी ऐसा करंट अफेयर्स में टॉपिक होता है जिसका स्टैटिक रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं वो करवाता हूँ। जैसे आज मैपिंग देखेंगे और एक साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है सेक्रेटेरियस है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। ये जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा ये स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है। मैं कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं कर पाऊंगा जिससे आपको फायदा ना हो या आपका टाइम वेस्ट। ठीक है। लास्ट में एमसीक्यूज हैं, आपको पता है उसका आंसर आपको मुझे कहाँ करना है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है। चलिए ओके। अभी क्या हुआ रिसेंटली, साइंटिस्ट जो है उन्होंने ब्लड टेस्ट के थ्रू ये प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लंग कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका डिटेक्शन अर्ली स्टेजेस पे किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर क्या बात करी गई, यहाँ पे ये बात करी गई, अभी हमने ये देखा है कि जो लंग कैंसर है इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और डेडली कैंसर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है। उसी का एक डेटा दिया गया है कि आपको हर साल 2.5 मिलियन न्यू केसेस देखने को मिलते हैं लंग कैंसर के, प्लस उनमें से 1.8 मिलियन डेथ देखने को मिलती है ग्लोबली एनुअली। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है वैसे तो इसकी मेन कॉज जो है वो स्मोकिंग है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो भाई साहब सुन लो। ठीक है। मेन कॉज वैसे तो इसकी स्मोकिंग है, बट आजकल आपको पता है स्मोकिंग से भी ज्यादा प्रॉब्लम किससे होने लगी है, एयर पॉल्यूशन से। तो एयर पॉल्यूशन हो गया या कोई वर्क प्लेस एक्सपोजर हो। वर्क प्लेस एक्सपोजर का मतलब क्या है कि किसी की वर्किंग कंडीशंस इस तरीके की हो, जैसे कि कोई अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है या जहाँ पर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी लंग कैंसर होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है। अब एक इंटरनेशनल टीम थी साइंटिस्ट की जिसे लीड कर रहे थे चार्ल्स स्वॉन्टन। ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक जर्नल सेल नाम की एक जर्नल को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन लोगों को लंग कैंसर नियर फ्यूचर में हो सकता है। नियर फ्यूचर का मतलब है अगले 4 से 5 सालों के अंदर। ठीक है। अब क्या है, उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए इन्होंने स्टडी किया कुछ प्रोटीन्स को, और वो जो प्रोटीन्स थे जो मतलब कि वो डेटा था वो उन्होंने कहाँ से लिया था, वो डेटा उन्होंने लिया था यूके बायो बैंक का। ठीक है। अब उसमें क्या किया इस बात को समझना पहले। मान लो
एक ट्यूब में मैं एक ट्यूब में मैं आपका ब्लड डालता हूँ, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या क्या होता है। उसमें आपको रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगे, उसमें आपको व्हाइट ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगे, आपको उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज ब्लड में रिलीज करते हैं। साथ ही साथ आपको एक येलोइश कलर का, जब आप ये सारी चीजें हटा देंगे ना, तो एक येलोइश कलर का, येलोइश रेडिश कलर का क्या देखने को मिलेगा, एक लिक्विड देखने को मिलेगा। वो लिक्विड क्या होता है, उसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल है, प्रोटीन्स है, व्हाइट ब्लड सेल है, ये जो पूरी बॉडी में मूव कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए, इनको एक लिक्विड चाहिए। तो वो लिक्विड कौन प्रोवाइड करता है, वो ब्लड प्लाज्मा प्रोवाइड करता है, और इसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ये मैंने आपको चीज समझा दी, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्हीं ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जब भी उन प्रोटीन्स को स्टडी किया जाता है तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है, प्रोटे प्रोटेओमिक्स, प्रोटेओमिक्स, ठीक है। तो आपको अगर पूछ लिया जाए प्रोटेओमिक्स क्या होता है, प्रोटेओमिक्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है, इट इज दी स्टडी ऑफ दीज प्रोटीन्स जो हमें ब्लड प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये बोला गया कि आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, ये पूरी की पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। अगर ये पूरी की पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, तो अगर हम इसे ढंग से पढ़ें, तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इसमें भी डिटेक्ट होगी। ये बात जो है साइंटिस्ट को समझ में आई, तो उन्होंने इसी लिक्विड की बायोप्सी करना शुरू किया। उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 48,000 लोगों का जो डेटा है वो एनालाइज किया। उन्होंने 48,000 लोगों का जो डेटा है वो एनालाइज किया, और इन 48,000 लोगों के जो ब्लड सैंपल्स को एनालाइज किया गया, उसमें से कुछ 14 ब्लड प्रोटीन्स देखने को मिले। इन्हीं 14 ब्लड प्रोटीन्स को देखने पर पता चलता है कि लंग कैंसर हो गया या नहीं। इस वजह से इसका नाम रखा गया द 14 प्रोटीन सिग्नेचर, क्योंकि यही वो 14 प्रोटीन्स हैं जो वो सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं कि किसी को लंग कैंसर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया था 14 प्रोटीन सिग्नेचर। अब 48,000 लोगों का डेटा निकाल कर इस 14 ब्लड प्रोटीन्स को चेक किया गया, मतलब निकाला गया कि इनको अलग कर दिया गया कि इसे हम डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब 12,000 पेशेंट्स जो थे, जो 12,000 पेशेंट्स थे, उनमें इन 14 प्रोटीन सिग्नेचर्स को देखना शुरू किया। जब इसे आइडेंटिफाई किया गया तो ये पता चला कि अगले 5 साल के अंदर जिनकी भी बॉडी में 14 प्रोटीन सिग्नेचर देखे गए थे, उनमें से 75% लोगों को क्या हुआ, मतलब कि अगले 5 साल के अंदर लंग कैंसर देखने को मिला। तो इससे हमें पता चला कि इसकी एक्यूरेसी 75%, और 75% एक्यूरेसी होना, इट इज अ हाईली एक्यूरेट डेटा, या हाईली एक्यूरेट जिसे हम कहते हैं डिस्कवरी, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब क्या है, इस डेटा के हिसाब से जो नॉन स्मोकर्स है ना, उनके बॉडी के अंदर भी ये 14 प्रोटीन जिनकी बॉडी के अंदर मिले उन्हें भी कैंसर हुआ है। मतलब कि इससे नॉन स्मोकर्स की बॉडी में भी अगर लंग कैंसर है तो उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इसी के दौरान जब ये स्टडी हो रही थी, तो इसी के दौरान ये देखा गया कि ये जो लंग कैंसर है ना, एक्चुअली ये इन्फ्लामेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इन्फ्लामेशन अभी मैंने आपको पहले भी कुछ 2-3 दिन पहले बताया था क्या होता है। अभी क्या होता है, देखो इस बात को समझो, अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे आपके पैर पे मोच आ गई, तो उस केस में जो हमारे बॉडी है वो क्या करेगा, जहां पर भी मोच आई है उस एरिया में लिक्विड रिलीज करना शुरू करेगा। इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है ना। जो भी एरिया है जिसपे भी प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से उस एरिया को मूव करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। तो इसी सूजन को, या मैं बोलूँ इसी प्रोसेस को जिसमें बॉडी क्या है वो लिक्विड रिलीज कर रही है, ठीक है, उसको ही इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अब इसके बीच में और कैंसर के बीच में एक वो देखा गया है, जिसे हम कहते हैं कि कनेक्शन देखा गया है। वो कनेक्शन क्या है, अगर आप देखोगे, ये जो इन्फ्लामेटरी मतलब कि पाथवेज हैं जो हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर क्रिएट करती है, किसकी बॉडी में, जो स्मोकर्स हैं या फिर जो एयर पॉल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं,
ठीक है, जहां पर एयर पॉल्यूशन ज्यादा है उन एरियाज में कोई रह रहे हैं, या फिर जो स्मोकर्स हैं उनकी बॉडी में हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिला। और यही जो इन्फ्लामेशन है वो क्या करता है, वो उन क्वाइट जो सोए हुए सेल्स हैं और जो म्यूटेटेड सेल्स है, सोए हुए और म्यूटेटेड सेल्स हैं, उनको क्या करता है, इवेंचुअली कन्वर्ट कर देता है कैंसर सेल्स में। ठीक है, तो इसके साथ ये देखा गया कि ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो स्मोकिंग है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसकी वजह से हमारे लंग्स में जेनेटिक म्यूटेशन होता है। और जब ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है तो ये जो म्यूटेटेड सेल्स है आगे जाकर कैंसर डेवलप करते हैं, आगे जाके कैंसर डेवलप करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे इन्फ्लेशन और हमारे जो मतलब कि कैंसर है उनका आपस में हमें कनेक्शन देखने को मिला। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस इन्फ्लामेशन को रोक दूं, अगर मैं इस इन्फ्लामेशन को रोक दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस कैंसर को डेवलप होने से भी रोक सकता हूं। ठीक है, तो यही करने के लिए एक ड्रग है जिसको रिकमेंड किया गया, विच इज कैनाकिनुमैब। कैनाकिनुमैब, ठीक है, ये इस इन्फ्लेशन डिसऑर्डर को या इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर को जिसे हम कहते हैं ट्रीट करता है। और जब ये उसे ट्रीट कर देगा तो ये देखा गया कि लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत हद तक 50% तक कम हो जाते हैं, 50% तक कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि जो ये डिस्कवरी करी गई रिसेंटली वो एक मैसिव थ्रू ब्रेक थ्रू है। ठीक है, मैसिव ब्रेक थ्रू है हेल्थ केयर सिस्टम में। क्योंकि अब ये क्या करेगा, ये हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जो लंग कैंसर का बर्डन था उसे कम कर सकता है। बट इसके लिए भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमें अभी ड्रग देखने को मिला ना, कैनाकिनुमैब, ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये अफोर्डेबल नहीं है मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, और इवन जो जिसे हम कहते हैं ना कि हाई मिडिल क्लास है उनके लिए भी अफोर्डेबल नहीं। ठीक है, जो एलीट ही लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, उनके लिए ही अफोर्डेबल हो सकता है किसी हद तक। आप सोचो, अगर एक साल भी किसी को ये ड्रग यूज करना है तो 73,000 रुपी डॉलर जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेना 94 जो भी आजकल रेट चल रहा है इंटू 94 से। ठीक है, पता चल जाएगा एक साल के लिए कितने, इतने तो लोगों की सैलरी नहीं होती 5 साल की। समझ रहे हो इस चीज को। तो ये बात बोले, इसलिए बोला गया इंडिया के अंदर दिस इज नॉट कमर्शियली अवेलेबल एंड कमर्शियली वाएबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग इसे खरीद पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा मतलब कि टॉपिक है वो है नेपाल और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम्स, अभी जो आपको पता है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, यहाँ पर हमें जेनजी प्रोटेस्ट देखने को मिला था। उसमें हम उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट की अदला बदली हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया इधर प्राइम मिनिस्टर बना मिस्टर शाह, और वो थोड़ा सा इंडिया को लेकर काफी बड़बोला है। ठीक है, जैसे ट्रम्प है। ठीक है, तो उसकी वजह से इंडिया के बीच में और नेपाल के बीच में जो टेंशन्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया कि रिसेंटली क्या हुआ था कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शिशिर खनल, वो दिल्ली के अंदर आए और इस बारे में बात हुई कि किस तरीके से जो रिलेशंस है वो खराब हो रहे हैं, उन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है। बट वो हमारे लिए कोई मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं रखता, हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं ये 3 पॉइंट जो हमें याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये 3 पॉइंट जो है वो पूछे जा सकते हैं कि लिप्या मुद्रा, काला पानी और लिपुलेख, ये किसके बीच में जिसे हम कहते हैं कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट करता है। तो आपको याद रखना है इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, साथ ही साथ ये कौन से एरिया में देखने को मिलता है, तो ये आपको उत्तराखंड वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और चीज, इसको जरा ऐसे याद रख लेना, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पता है पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से मेरा जो मतलब कि रीजन था इस आर्टिकल को डालने का, बस इन 3 पॉइंट्स के हिसाब के लिए था कि लिम्पिया और धूरा जो आपको पता होना चाहिए, आपको काला पानी पता होना चाहिए, आपको लिपू लेक पास पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये डिस्प्यूटेड एरिया किन दो कंट्रीज के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर ना दो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जिनसे रिलेटेड हमें, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। ठीक है, वो आपके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो आपको आपके पहले एग्जाम में जो प्रीलिम्स होता है, पेपर 1 होता है, ठीक है, उसमें आने के चांसेस हैं। उसके अलावा बाकी सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो ध्यान से सुनना इसको। अभी क्या है, म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है, ओंग मैं बोलूंगा, ठीक है, पूरा नाम बार बार नहीं बोलूंगा, जो ओंग है वो इंडिया के अंदर आए।
ठीक है। और इंडिया में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे मिलने से पहले वो कहाँ पे गए? महाबोधि टेम्पल इन बोध गया। तो अब ये भी याद रखना है, महाबोधि टेम्पल कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है। यहाँ पे वो क्यों गए? ये क्या दिखाता है? ये शो करता है कि अभी जो हमारी दो कंट्रीज के बीच में कंडीशन है, उसको बेहतर करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया डिप्लोमेटिक मूव था म्यांमार के प्रेसिडेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया को ये भी याद दिलाया कि इस बॉर्डर बनने से पहले भी इंडिया और म्यांमार के बीच में, इंडिया और बर्मा के बीच में बहुत एंशियंट टाइम से ही जो बुद्धिज्म है वो हम दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करता है। तो एक कल्चरल टाई है जो इन बॉर्डर बनने से पहले भी इन दो रीजन्स में देखने को मिलता है। तो हमारा क्या यहाँ पे मतलब कि हाईलाइट हुआ, यहाँ पे हाईलाइट हुआ कि हम दोनों कंट्रीज जो हैं वो डीप शेयर्ड कल्चरल एंड बुद्धिस्ट टाइज। ठीक है। मतलब कि आपको पता है बुद्धिज्म जो है एंशियंट टाइम्स में जब फ्लरिश किया था, तो उस टाइम पर बॉर्डर्स नहीं थे ना। उस टाइम पर तो इंडिया बर्मा है ना, ऐसे कोई एज सच बॉर्डर नहीं था। तो उस टाइम से यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिलते हैं, बॉर्डर्स तो अब बने। ठीक है। तो यही चीज शो करने के लिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो सबसे पहले पीएम से मिलने से पहले, फॉरेन सेक्रेटरी से मिलने से पहले, फॉरेन सॉरी मिनिस्टर से मिलने से पहले महाबोधि टेम्पल बोध गया जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, आपको पता है 2021 में मिलिट्री कूप हुआ था म्यांमार में। ठीक है। उसके बाद जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनके साथ ना ही कोई डिप्लोमेटिक टाइज रखने हैं और ना ही हमें कोई इकोनॉमिक टाइज रखने हैं, तो सैंक्शंस वगैरह लगाने शुरू कर दिए। अब आपको पता है जब भी ऐसा वैक्यूम क्रिएट होता है तो उस वैक्यूम को भरने के लिए कौन भागता है? सबसे पहले भागता है चाइना। ठीक है। तो चाइना ने ऐसे किया, उस वैक्यूम को भरने के लिए इनके साथ इकोनॉमिक टाइज, डिप्लोमेसी जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी। अब यही बात इंडिया को भी समझ में आई, क्योंकि इंडिया की हमेशा से अप्रोच ये रही है कि इंडिया डजंट केयर कि आपके अपनी कंट्री में किस टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है। क्या वहां पर कोई मिलिट्री कूप हुआ है? क्या वहां पे कोई मोनार्की रूल कर रही है? क्या वहां पे ओलिगार्चीज हैं? वहां पर क्या है, किसी हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें किस बात से फर्क पड़ता है कि वो देश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं है। यही हमने अफगानिस्तान के साथ किया। हमने अफगानिस्तान के साथ भी तो हाई लेवल मीटिंग्स करी। क्यों करी? वहां पे वहां पर जो तालिबान ग्रुप है वो क्या करता है, वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा देता है। बट कुछ टाइम बाद हम वापस जाते हैं उनके साथ टाइज बनाने। क्यों? क्योंकि वहां से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट है, ट्रेड हम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा रीजन है जो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही म्यांमार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम टाइज बढ़ाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो इसीलिए क्योंकि चाइना इस वैक्यूम को पूरी तरीके से ना बढ़ दे, इसीलिए हमारे टाइज बनाना उसके साथ इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर म्यांमार में कंडीशंस वर्स होंगी तो उस केस में क्या होगा, जब एक हमारी जो बॉर्डरिंग कंट्री है उसके बीच में कंट्री जो कंडीशंस है वो खराब है, तो उसका कहीं ना कहीं जो रीजनल इम्पैक्ट है वो हमें अपनी बॉर्डरिंग स्टेट्स में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं पर भी अगर भुखमरी होगी, कहीं पर भी कंडीशंस अच्छी नहीं होगी, तो वहां से पॉपुलेशन माइग्रेट करने की कोशिश करती है, फिर डंकी एंड ऑल के केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि म्यांमार के साथ हमारी जो चार स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, उनका बॉर्डर लगता है। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम। तो चार स्टेट्स का बॉर्डर लग रहा है। ठीक है। तो इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर हम क्या करें, वहां पर हम पीस मेंटेन करके रखें दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो मतलब कि डायरेक्ट टारगेट था, डायरेक्ट एम था, वो ये था कि डायरेक्ट एंगेजमेंट करी जाए। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो है काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये क्या है अभी बात करते हैं। फिर इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जरा हम मैप से समझते हैं। देखो, इसमें क्या है, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, उसमें क्या है, जो हमारा कोलकाता है, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम सी के थ्रू म्यांमार से कनेक्ट कर रहे हैं, म्यांमार के सितवे पोर्ट से। ठीक है। फिर यहाँ से लैंड रूट के थ्रू हम किसे रीच कर रहे हैं, अपने मिजोरम वाले एरिया को, अपने मिजोरम वाले एरिया को। तो इससे क्या हो रहा है कि ये क्यों करा जा रहा है, ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये जो रीजन है, चिकन नेक एरिया जिसे बोला जाता है,
ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर किसी वर्स्ट केस में ऐसा होता है कि कभी किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने को मिलती है, तो हम यहाँ से यहाँ जाने के बजाय, क्योंकि बांग्लादेश से भी हमारे रिलेशंस अच्छे बुरे होते रहते हैं, तो इस वजह से हमें कोई और ऑल्टरनेटिव चाहिए था अपने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एंटर करने के लिए। तो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। वहीं पर आपको पता है कि इंडिया और जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है उससे अगर हमें कनेक्ट करना है, तो उसके बीच में एक कंट्री आती है विच इज म्यांमार। तो म्यांमार के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होना इसीलिए भी जरूरी है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, म्यांमार के थ्रू जो है वो अपने नॉर्थ सॉरी जो साउथ ईस्ट एशिया है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, जो ये मोरे हैं हमारे इंडिया में, उसको जो यहाँ पर माई साउथ है उससे कनेक्ट करने के लिए म्यांमार के थ्रू एक हाईवे बनाया जाने की बात करी गई है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, अब आपको पता चल गया क्या है, ठीक है। 2019 में वैसे कंप्लीट होना था, पर आपको पता है जिस तरीके से 2021 के बाद म्यांमार में चीजें खराब हुई हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा होल्ड पे चला गया। और ऐसे ही ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसका इस जिसमें हमने देखा कि हमें कोलकाता से जो मिजोरम में कनेक्ट करा जा रहा है, उसमें पहले हम क्या कर रहे हैं कि बाय सी म्यांमार से कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो वाला जो प्रोजेक्ट है कि जहां हम कोलकाता से सितवे पोर्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं, वो कंप्लीट है। बट ये जो लैंड वाला एरिया था ना 109 किलोमीटर का जो रूट था, वो अभी कंप्लीटेड नहीं है। वो एक्चुअल में अब बात करी गई है, जो ये टॉक्स हुई है दोनों के बीच में, हम दोनों कंट्रीज के बीच में, कि 2027 में जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही है कि ये बोला गया है कि अगर आपको दो कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाने, तो आपको इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट करना पड़ेगा, और वही यहाँ पर किया गया है। ये बोला गया है कि हम रुपी क्या, तो क्या जो है वहाँ की करेंसी है, तो उसमें हम ट्रेड मैकेनिज्म सेट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये बोला गया कि हम रेयर मिनरल्स का भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से लोकल लेवल पे, या मैं बोलूँ कि डायस्पोरा की एंगेजमेंट को इंक्रीज करना है, उसके लिए ये बोला गया इंडिया के द्वारा कि हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे 100 स्टूडेंट को पर ईयर, ठीक है। जो म्यांमार के नेशनल्स हैं वो हमारे यहाँ पर देश में आगे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो डेटा है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत है नहीं। ये बोला गया कि 15 लाख बच्चों ने इस बार जेई का एग्जाम दिया, ठीक है। उसमें ये देखा गया कि जो ये देखा गया, जैसे मैंने आपको वो डेटा बताया भी था, कि एक अंडर ग्रेजुएट की सीट के लिए 80 लोग उसके ऊपर कॉम्पीट करते हैं। बट उससे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी गई कि जब द हिंदू ने आरटीआई के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मांगी कि कितनी शॉर्टेज है वैकेंसी में, मतलब कि आप बच्चों से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक एक सीट के लिए लड़े, पर उसके बाद जब वो वहां पे पहुंच जाएंगे तो क्या उन्हें वो क्वालिटी प्रोवाइड करी जाएगी या नहीं करी जाएगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर वैकेंसीज नहीं मतलब कि बढ़ाई जा रही है, तो समझ लो इस चीज को बढ़ाई भी नहीं जा रही और पूरी भी नहीं करी जा रही, तो उससे क्या होगा कि टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर बनता है। जहां पर उन्हें पहले 10 स्टूडेंट को जिसे हम कहते हैं कि पढ़ाना था या चेक करना था, या उनके ऊपर जो प्रेशर था वो 10 स्टूडेंट का था, अब जब वो बढ़ के कितना हो जाएगा, वो बढ़ के 20 स्टूडेंट का हो जाएगा। ये छोटे लेवल पे तो बहुत बड़ी चीज लग रही है, पर ये 100 से 200 हो चुका है। इस चीज को भी समझो, ठीक है। कि पहले उन्हें हैंडल करना था 100 बच्चों को, अब उसी एक टीचर को 200 लोगों को हैंडल करना है, 200 बच्चों को हैंडल करना है। तो जो डेडिकेशन वो यहाँ पर दिखा सकते थे, अब उनकी डेडिकेशन भी क्या होगी, अ, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि हर 35% का प्रॉपर डेटा अगर बात करूँ, 35% जो सीट्स हैं ओवरऑल इंडिया के अंदर, वो वैकेंसी जो है टीचर्स की, वो खाली है। उसे भरना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी खराब चीज ये देखी गई कि आईआईटी खड़गपुर जैसे आईआईटीज में जो शॉर्टेज है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। 51% वैकेंसी खाली पड़ी है, मतलब 100 में से सिर्फ 50 सीट ही भरी हुई है टीचर्स की। वहीं पर एनआईटी आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो वहां पे 68% है वैकेंसी रेट, मतलब कि अगर 100 टीचर्स हैं तो उसमें 68 की सीट तो खाली पड़ी है, ठीक है। वहीं पर आईआईएम मुंबई में जाओगे तो 59% है यही वैकेंसी रेट, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। बस इतना मुझे बताना था, उससे ज्यादा इसमें कुछ जानने के लिए है नहीं। आपको पता है मैं सिर्फ उतनी बात करता हूँ जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं चाइना का रोल इन इंटरनेशनल ऑर्डर।
अभी देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि पिछले कुछ महीनों में दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 तक, दिसंबर 2025 से लेके मई 2026 तक ये देखा गया कि जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं, एक तो चाइना है, बाकी चार हैं, तो उन्होंने चाइना को विजिट किया, जैसे फ्रांस, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। ठीक है, उसमें ये देखा गया सबसे पहले दिसंबर में फ्रेंच के प्रेसिडेंट अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ चाइना को विजिट करते हैं, फिर जनवरी में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर अपनी हाई लेवल डेलीगेशन के साथ, मई में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद रशिया जो है वो अपने सीईओज के साथ, सीईओज तो नहीं है वहाँ पे बट जो भी बिजनेसमैन है, मिनिस्ट्रियल लेवल के लोग हैं, उनके साथ क्या है, यहाँ पर 39 मेंबर के डेलीगेशन के साथ चाइना को विजिट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखा गया कि चाइना एज अ सेंट्रल हब फॉर डिप्लोमेसी, ग्लोबल डिप्लोमेसी देखने को मिल रहा है। क्यों? जब वो कंट्री जो इतना बड़ा रोल प्ले करती है ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी, ग्लोबल इकोनॉमी में भी, वो चाइना के अंदर आ रही है अपनी हाई लेवल डेलीगेशंस लेकर उनसे मीटिंग करने के लिए, तो ये क्या शो करता है कि चाइना की डिप्लोमेसी अभी पीक पे है। अलग है हमसे पर पीक पे। यहाँ पर जो चाइना ने बात करी है, जो वहाँ के जो, जिसे हम कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है जाई, ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड पीस के बारे में बात करी, ट्रेड के बारे में बात करी, स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करी। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए मैंने इसे ऐड किया, नहीं तो मैं इसे ऐड भी नहीं करता। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बात करी कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी हमें क्रिएट करनी है। रशिया के साथ एक्चुअली इनके डिप्लोमेटिक टाइज को 30 साल पूरे हो गए थे, तो इस वजह से क्या किया, इस वजह से इन्होंने रशिया के साथ मीटिंग करी। ठीक है, उसमें फिर और ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स और इन सारे की अराउंड बात करी, बट ये इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस। क्या हुआ अभी आपको पता है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कि वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन फिर से हमें देखने को ना मिले, इस वजह से हम बैठ के बात कर पाए। ठीक है, और मीडिएटर के रूप में हर कोई हेल्प करे। बट अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली जो आप केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे आप रशिया यूक्रेन की वॉर देख लो, आप इजराइल ईरान यूएस की वॉर देख लो, इस केस में आपको पता चल रहा है कि अब जो वर्चस्व है वो इतना रहा नहीं है यूएन का। ठीक है, कि बैठकर लोग बात नहीं करना चाह रहे डायरेक्टली, मिलिट्रिली, टेक्नोलॉजिकली, साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से एंगेज कर रहे हैं, नो बडी इज टॉकिंग अबाउट सिटिंग एंड टॉकिंग, जो कि यूएन का एक मोटिव था जिसके लिए यूएन को बनाया गया था। ठीक है, तो चाइना ने यही कहा, यही एम्फेसाइज किया कि हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, जो यूएन सेंटर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है कहीं पर भी वॉर होती है तो फिर पूरे वर्ल्ड में आपको क्या देखने को मिलता है, पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, जो कि अभी हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे देश में भी। एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, ट्रेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से यही बात करी गई यहाँ पर। ठीक है, कि हमें किस तरीके से यूएन को फिर से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बाकी ये देखा गया कि चाइना ने यहाँ पर जो बात करी है वो मेजरली बात करी है कि जो इकोनॉमिक टाइज है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, वही टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। ये जो मतलब कि हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिंग इंडिया अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ माइथो कैलिप्स से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, आप इस चीज को समझना, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अभी आप इस चीज को समझना, हुआ क्या, रिसेंटली एक नया जेन एआई सिस्टम आया। ठीक है, ये जेन एआई सिस्टम एक बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट पूरे वर्ल्ड के लिए सामने लेके आया। ऐसा क्यों, इस चीज को समझना। जो एंथ्रोपिक है, एक कंपनी है, उसका एक नया मॉडल आया एआई का जिसका नाम है क्लॉड माइथॉस। ठीक है, अब क्लॉड माइथॉस जो है एक्चुअल में क्या कर रहा है, पहले के जो एआई सिस्टम थे, ठीक है, वो जिन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर किसी भी आप समझो कोडिंग में, उसको भी ये डिटेक्ट कर रहा है। उसको डिटेक्ट करने के साथ साथ जो एक चेन है ना प्रॉब्लम्स की, उस कोडिंग में या उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस चेन को वो एक साथ लाके रख देता है। और
अगर कोई भी इस चेन को एक साथ लाके रख रहा है कोई भी एआई सिस्टम, तो उसको किस तरीके से मैनिपुलेट कर कर उस डेटा को मैनिपुलेट कर कर साइबर थ्रेट वो चीज बन के सामने आ सकती है, ये हमें देखने को मिला। क्योंकि अभी क्या है, ये जो क्लॉड माइथॉस है, ये एक्चुअल में जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, जैसे उसने बताया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोडिंग, इसमें प्रॉब्लम है, वो कोडिंग और वो जो प्रॉब्लम है, वो हमारे ह्यूमन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो ये पहले काम करते थे, जो भी डेवलपर्स थे, उनकी समझ से ही बाहर है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये प्रॉब्लम है क्या, और वो प्रॉब्लम भी एआई सामने लेके आ रहा है। ठीक है। अभी क्या है कि इंडिया के लिए एक फायदा है कि यूएस गवर्नमेंट है, उसकी ओवरसाइट के अंदर इंडिया इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहा है, एंजॉय कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड स्टेट्स है, वो एआई टेक्नोलॉजी में बाकी पूरे वर्ल्ड से 6 महीने आगे है। ठीक है, 6 महीने आगे। तो हम उससे 6 महीने पीछे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि हम भी अपने आप को उनके साथ हैंड बाय हैंड लेके चल सके। ठीक है। तो अब क्या है कि ये बोला गया कि ये माइथॉस क्लास जो है, ये कैसे डिफरेंट है बाकी एआई से। ठीक है। तो क्या होता था, जो ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स होते थे, वो सिंपली फ्लैग करते थे कि इस कोड में ये प्रॉब्लम है, इस कोड में ये प्रॉब्लम है। ठीक है। जो कि ह्यूमन इंजीनियर्स फिक्स कर सकते थे, क्योंकि कोड रिलेटेड प्रॉब्लम थी। बट ये जो माइथॉस है ना, ये पूरी तरीके से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये हाईली कॉम्प्लेक्स फ्लॉज जो है, वो उस कोडिंग सिस्टम में या उस ऑपरेटिंग सिस्टम में शो कर रहा है, जो कि एक्चुअल में ह्यूमन ऑपरेटर्स ना ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ना ही समझ पा रहे हैं, और ना ही ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि ये कभी एग्जिस्ट भी करता था, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम हमारे लिए एक चीज सामने लेके आती है, विच इज डे जीरो। ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डे जीरो डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्या होता है। तो डे जीरो एक्चुअल में एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा सिक्योरिटी फ्लॉ वाला दिन है, जहां पर जो हमारे डेवलपर्स हैं, वो भी अंडरस्टैंड ना कर पाए कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। मतलब कि जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, उसको एआई पार कर दे। ठीक है। उसकी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम एआई सामने लाके रख दे, जिसे ह्यूमन जो है वो समझ ही ना पाए, वो डे जीरो, जीरो डे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी ये देखा गया कि जब इसने माइथॉस ने 1000 ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को अभी रिसेंटली लॉन्च किया, मतलब कि स्कैन किया, तो उस केस में ये देखा गया कि उसने 23,000 वर्नेबिलिटीज उसमें शो करी, कि इसमें 23,000 प्रॉब्लम्स है। और साथ ही साथ एक फ्लॉ तो 16 साल पुराना था, जिसे बाकी इतने साल के जो ऑटोमेटेड टेस्ट ने भी डिटेक्ट नहीं किया था। मतलब उस पर्टिकुलर चीज पर जो लिनक्स कर्नल है, उसको मिलियंस ऑफ ऑटोमेटेड टेस्ट के थ्रू जाना पड़ा इतने सालों में, 16 साल में। उन्होंने भी जो चीज डिटेक्ट नहीं करी, वो इसने डिटेक्ट कर दी माइथॉस ने। ठीक है। तो अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ह्यूमन एक्सपर्ट्स डेवलपर्स ही उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे, जो एआई सामने लाके रख रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कि सिर्फ और सिर्फ कोई आइसोलेटेड बग्स आइडेंटिफाई करना, उसको दिखाना, जिसे डेवलपर समझ पाए, उसे सॉल्व कर पाए, वो बात अलग है। पर ये जो माइथॉस है, ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में जितने भी प्रॉब्लम्स है उस पर्टिकुलर कोडिंग में, उनको एक साथ लाके रख दे रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सामने लाके रख दे रहा है, सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ लिंक करके रख दे रहा है। अब जब सारी प्रॉब्लम्स एक साथ लिंक है, तो इसको क्या किया जा सकता है, जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी साइबर हैकर्स हैं, वो इन चीजों को यूज कर कर साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। क्योंकि अभी ये देखा गया है कि जो लोग फॉर्मल साइबर सिक्योरिटी भी फॉर्मल साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज भी नहीं रखते हैं, फॉर्मल साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज भी नहीं रखते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो भी माइथॉस को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी माइथॉस को एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या है, ये हमारे लिए एक साइबर थ्रेट बन के सामने आ सकता है। अभी आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि यूपीआई हो गया, आधार हो गया। बट ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ये सब जो बेस्ड है ना, ये सब बेस्ड है फ्रैगमेंटेड फ्रैगमेंटेड कोडिंग्स पे, या फ्रैगमेंटेड सॉफ्टवेयर्स पे, या फिर मैं बोलूँ कि इनको आउटडेटेड लेगेसी सिस्टम्स भी बोला जाता है, जैसे कोबोल हो गया, विंडोज सर्वर 2008-12 हो गया, इन पर बेस्ड है। और जो ये माइथॉस है,
ये इनके अंदर बहुत सारे एरर्स डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो चीज हम आर्स में पहले मतलब कि अगर पहले क्या होता था कि एक प्रॉब्लम बताई, दो प्रॉब्लम बताई, बट अब यहाँ पर इतनी सारी एक साथ प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें महीनों लग जाएंगे, ठीक है। और अगर वो हम ठीक नहीं करते इमीडिएटली तो प्रॉब्लम क्या है, फिर साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, ठीक है। तो ये जो माइथॉड है, इसलिए ये एक मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक नई प्रॉब्लम भी लेके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये बोला गया है इंडिया के अंदर वैसे ही साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स की प्रॉब्लम है। हमारे पास 6 लाख प्रोफेशनल्स की कमी है, हमारे पास 6 लाख प्रोफेशनल्स की कमी है, ठीक है। हमारे पास कोई भी एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, डेडिकेटेड एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट नहीं है जो इसी साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट को ओवरकम करने पर काम कर सके। जैसे कि यूके और यूएस में हमें देखने को मिलता है कि उनके पास एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से जो थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है उसे ओवरकम करने के लिए काम कर पाए। ये बोला गया है कि अगर हमें अपने फाइनेंशियल सिस्टम को, पावर ग्रिड्स को, गवर्नमेंट डेटाबेसेस को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, तो हमें बहुत ही जल्दी स्टेप्स लेने पड़ेंगे और नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स के अंदर ही इसके ऊपर एक पॉजिटिव मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि एक पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये बोला गया हम क्या कर सकते हैं, हम एक डिफेंसिव एआई स्क्वाड बना सकते हैं, जैसे यूएस के साथ, यूके के साथ, मेनली एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि क्या किया जा सके, उनकी हेल्प की वजह, उनकी हेल्प से हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को, ग्रिड्स को, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेव कर पाए, ताकि उन जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, ठीक है, अब दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप अपने देश में ऐसी टेक्नोलॉजी बना लो, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर लो कि आपको कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना आए, या तो फिर आप क्या करो, आप ऐसे देशों के साथ मतलब कि स्क्वाड बनाओ अपना, या उनके साथ एंगेज करो कि वहां से आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लो। दो ही केसेस हो सकते हैं। तो हमें अभी क्या है कि हम इतना ज्यादा इनोवेशन इंडिया के अंदर नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ही काम करना पड़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी बाकी जो भी एआई टेक्नोलॉजी में सुपीरियर कंट्रीज है उनके साथ, ठीक है। साथ ही साथ बोला गया है कि हमें एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स को बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमें देखने को मिलते हैं यूके यूएस में, ठीक है। हमें एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा, जो राइटर है उसने ये बोला कि 15,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक का हमें एक फंड चाहिए जो कि इस पे काम करेगा, और तभी जाकर हम अपनी इस टेक्नोलॉजी को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल डिप्लोमेसी, वही बात है कि हमें एंगेज करना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पर, किसके साथ, ऐसी कंट्रीज के साथ जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल की बात करी गई है, देखो बस इतना याद रखना है, ये जो सेगिटेरियस ए है, ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, ठीक है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि पिछले 5 साल के डेटा को चेक करके, जो एल्मा टेलीस्कोप का डेटा था उसको चेक करके ये समझ में आ गया कि जो ये सेगिटेरियस ए है, इसके अंदर से हॉट गैस जो है वो रिलीज हो रही है स्पेस के अंदर, ठीक है। बस इसीलिए न्यूज में था, बट हमें ये याद रखना है सेगिटेरियस ए क्या है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको मुझे एमसीक्यू में बताने हैं, जैसे कि हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो इंडिया म्यांमार से रिलेटेड हमने आर्टिकल पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिएगा। सेकंड जो है हमारे पास क्वेश्चन वो क्या है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, ठीक है, जो फ्रंटियर एआई टेक्नोलॉजी अभी हमें देखने को मिली है पाइथॉस, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे करिएगा। साथ ही साथ जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन जो है वो ऐड किया है, ये भी जो हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन अभी हमने देखा एआई से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे या तो टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि आपने कैसा लिखा है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक जरूर कर देना।